हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान के विकास के इतिहास का पार्ट सेकंड। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट इसका ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने उसमें जो डिस्कस किए जो पॉइंट हैं वो कुछ एक्ट हैं, जो कि है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में जो बना था, 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर अधिनियम और 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, तो इन जो एक्ट हैं इनको हमने देखा था कि इन एक्ट के अंतर्गत क्या क्या बातें हुई थी, क्या क्या चेंजेस हुए थे, क्या क्या रूल्स बने थे, तो इन सारी चीज़ों को हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आज वहीं से आगे हम डिस्कस करेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी, क्या क्या चेंजेस लाए गए थे। तो देखिए, सबसे पहला तो जो काम हुआ था वो ये कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे। ठीक है, कंपनी का अर्थ हुआ यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो उसके जो व्यापारिक अधिकार थे तो उनको पूरे तरह से समाप्त कर दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, कंपनी कहाँ कहाँ कौन कौन से व्यापार करेगी, कौन कौन से क्षेत्र में करेगी, इन सारे ही अधिकारों को पूरे तरह से खत्म कर दिया गया था। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एक केंद्रीय शासन प्रणाली की शुरुआत हो गई थी। यहाँ से ऐसे शुरुआत हुई थी कि जो केंद्र में जो शासन होगा वही पूरे देश पर लागू होगा। ठीक है, जो चीज़ें केंद्र के लिए होंगी, जो रूल्स केंद्र के लिए होंगे, तो वो सारे के सारे देश के लिए हो गए। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस नियम को भी लाया गया। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि 1773 वाला जो रेगुलेटिंग एक्ट था तो उसमें बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और यहाँ पर ये बात हुई कि 1833 का जो चार्टर अधिनियम था तो वहाँ पर ये चेंज हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब वह पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हुई। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की भी नियुक्ति की गई। तो गवर्नर जनरल की जो परिषद बनी तो उसमें जो विधि सदस्य था वो भी उसमें नियुक्त किया गया। ठीक है, इससे पहले विधि सदस्य नहीं होता था परिषद में। फिर तो जो 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम था तो उसके अंतर्गत पहली विधि आयोग की स्थापना की गई। इससे पहले देश में कोई भी विधि आयोग नहीं था। इसी समय जो ये एक्ट आया था 1833 का तो इसके अंतर्गत ही विधि आयोग की स्थापना की गई और सबसे पहले जो विधि सदस्य बना था वो मेकाले को बनाया गया, जिसको कि गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये बातें हुई थी। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट बना था 1833 ईस्वी का वो ये कि कंपनी के चीन से व्यापार तथा चाय संबंधी जो व्यापार थे उसका जो एकाधिकार था वो भी समाप्त कर दिए गए। ठीक है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी चीन के साथ जो व्यापार करती थी चाय के से संबंधित तो उस व्यापार को भी खत्म कर दिया गया। और मद्रास और मुंबई ये जो गवर्नर थे उनकी विधायिका संबंधी शक्ति को वंचित कर दिया गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपने कार्य हुए। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसमें कि कानूनों को नियामक कानून कहा गया। अब जो कानून जो बनाए जाते थे देश के अंदर तो वह कानूनों को अब नियामक कानून कहा जाने लगा और जो नए कानून बनेंगे उसके अंतर्गत तो उन कानून को एक्ट अधिनियम कहा जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर बात हुई थी। और सिविल सेवकों के लिए चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। ठीक है, जो सिविल सेवा जो परीक्षा जो होती थी उसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर उनका चुनाव किया जाने लगा 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के अंतर्गत से। ठीक है, यहाँ से ये नियम बनने शुरू हुए थे। अब जो नेक्स्ट एक्ट है वो है 1853 का चार्टर एक्ट। तो यहाँ पर क्या क्या बातें हुई थी इनको हम देखेंगे कि कौन कौन से चेंजेस लाए गए थे। तो देखिए, सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया। तो यहाँ से इस एक्ट को पूरी तरह से मतलब इसको कह सकते हैं कि कार्य में लाया गया कि यहाँ से जो चयन प्रक्रिया थी सिविल सेवकों की तो उसकी व्यवस्था प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर यहाँ से शुरू किया गया। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा 1853 एक्ट का अंतर्गत तो वो ये है कि 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मेकाले समिति की नियुक्ति की गई। ठीक है, तो यहाँ पर बात तो चल रही थी 1833 से सिविल सेवा की परीक्षा की प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम पर होने की, लेकिन यहाँ 1854 में इस पर एक समिति भी बनाई गई जो मेकाले समिति के नाम से जानी जाती है। ठीक है, जो कि सिविल सेवा के संबंध में थी। ठीक है, ये 1854 में इसको बनाया गया। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो ये कि गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक जो कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, तो जो भारत के गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके अंतर्गत जो
कार्य होते थे विधायी और प्रशासनिक, तो वो एक साथ होते थे पहले, लेकिन यहाँ से उसको अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, 1853 का जो चार्टर अधिनियम था तो उसके अंतर्गत ये बात रखी गई कि जो विधायी कार्य होंगे गवर्नर जनरल की परिषद के, और जो प्रशासनिक कार्य होंगे तो उनको अलग अलग सेपरेटली किया जाएगा, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट में उनको कन्वर्ट किया गया। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है वो ये कि भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई। अलग से एक विधान परिषद होगी भारत की, और बंगाल के लिए एक नई लेफ्टिनेंट की यहाँ पर नियुक्ति की गई। ठीक है, जो नई लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति यहाँ पर की गई। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो अधिनियम आया वो ये कि 1858 का अधिनियम। इससे पहले 1853 का ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम था वो देख लिया आप है यहाँ से 1858 का अधिनियम। तो इस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या चेंजेस लाएगी, तो सबसे पहले भारत के शासन जो थी वो कंपनी के हाथों से सम्राट को हस्तांतरित कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर सम्राट का अर्थ ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश क्राउन था तो उनके हाथों पर ये भारत का शासन सौंप दिया गया था। ठीक है, और भारत का जो शासन था वो इंग्लैंड के सम्राट के नाम से जाने लगा। ठीक है, तो इंग्लैंड का ही शासन हो गया था भारत पर, और इंग्लैंड के सम्राट के नाम से ही या ब्रिटिश क्राउन के नाम से यहाँ पर जो भारत का शासन था वो यहाँ पर होने लगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज़ हुई थी वो ये कि गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वाइसराय कर दिया गया। तो 1858 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम था तो इसके अंतर्गत ये बात हुई कि जो गवर्नर जनरल का नाम था, पहले तो बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, और अब यहाँ पर आकर के इस गवर्नर जनरल को नाम चेंज करके भारत का वाइसराय इसको कहा जाने लगा। ठीक है, फिर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो द्वैध प्रणाली शुरू हुई थी उस शासन को भी यहाँ पर खत्म कर दिया गया, जो 1784 ईस्वी में बनाई गई थी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट था वो ये कि नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड समाप्त कर दिया गए। ठीक है, तो यहाँ पर नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड इनको भी समाप्त कर दिया गया 1858 ईस्वी की अधिनियम के अंतर्गत, और एक नई पद भारत के राज्य सचिव को सृजन किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक और नया पद ऐड कर दिया गया, भारत के राज्य सचिव का पद। ठीक है, 1858 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था इसमें। फिर जो नेक्स्ट जो कार्य कह सकते हैं कि 1858 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत हुआ तो भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो यहाँ पर मंत्री पद भी इस बनाया गया, मतलब मंत्री होने चाहिए भारत के शासन के अंतर्गत, तो इस पद की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। ठीक है, तो जो भारत की परिषद थी उसमें 15 सदस्यों को शामिल किया गया, एक परिषद बनाई गई जिसमें कि 8 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश सरकार के थे और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इसमें शामिल किए गए थे। ठीक है, तो ये बातें हुई थी 1858 ईस्वी के जो भारत शासन अधिनियम था उसके अंतर्गत। अब जो नेक्स्ट जो है वो है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। तो इसके अंतर्गत देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो सबसे पहला, केंद्रीय सरकार को सार्वजनिक ऋण, वित्त, मुद्रा, डाक एवं तार आदि संबंध में प्रांतीय सरकार से अधिक अधिकार दिए गए। ठीक है, तो केंद्र की सरकार को जो प्रांत की सरकार यानी कि राज्य की सरकार से ज़्यादा अधिकार दिए गए। किन किन क्षेत्रों में? सार्वजनिक ऋण क्षेत्र में, वित्त, मुद्रा, डाक एवं तार के संबंध में। ठीक है, तो इन चीज़ों में केंद्र सरकार के ज़्यादा अधिकार बन गए थे, प्रांतीय अधिकार जो प्रांतीय सरकार के थे उससे अधिक। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है भारत परिषद को विधायी संस्था बनाया गया तथा उसे भारतीय संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो जो भारत के लिए जो परिषद बनाई गई थी उसको एक विधायी संस्था बना दिया गया इस एक्ट के तहत, और जो कि भारत के संदर्भ में यानी कि भारत के लिए ही कानून बनाने का उसको अधिकार दिया गया। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे होगा वो ये कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो अध्यादेश बनाने का भी अधिकार दिया गया वायसराय को, जो भारत के वायसराय थे उनको। फिर मद्रास तथा बम्बई की सरकार को भी व्यवस्था विकास संबंधी अधिकार दिए गए। ठीक है, तो अब इसके साथ साथ जो मद्रास की और बम्बई की सरकार थी तो उनको भी एक व्यवस्थापिका की जो अधिकार होते हैं, व्यवस्थापिका के जो अधिकार होते हैं तो उनको प्रदान कर दिए गए। और फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो ये कि प्रांतीय विधायिका का तथा देश के शासन के विकेंद्रीकरण का कार्य आरंभ हुआ। ठीक है, प्रांत के जो अलग अलग राज्य हैं उनकी विधायिका का अलग अलग उन पर विधायिका ये बनाई जाएगी, देश के शासन का विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो उनको अलग अलग उनको मतलब कह सकते हैं कि अलग अलग राज्यों के लिए जो नियम थे, जो शासन उनका होना था केंद्र का, तो उस पर भी यहाँ पर कार्य करना शुरू हो गया था।
1861 के बाद अब जो नेक्स्ट अधिनियम आया वो आया 1865 का अधिनियम। तो इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल के विधायी अधिकारों में वृद्धि की गई। ठीक है, जो गवर्नर जनरल के जो विधायी अधिकार थे उनको यहाँ पर बढ़ा दिया गया। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट हुआ वो ये कि प्रेसिडेंसियों तथा प्रांतों की सीमाओं को उद्घोषणा द्वारा नियत करने तथा उसमें परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो 1865 का जो अधिनियम था तो उसके अंतर्गत जो प्रांत की सीमाएं थी, जो राज्यों की सीमा थी, उनको बढ़ाने घटाने का ये अधिकार उनको दिया गया कि उसमें चेंजेस ला सकते हैं, और ये घोषणा करने का भी अधिकार दिया गया कि इस राज्य की इतनी सीमा होगी। ठीक है, यहाँ पर ये बात हुई। इसके बाद 1869 का अधिनियम। ठीक है, इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया कि गवर्नर जनरल अब अधिकार दिया गया उनको कि ये कानून बनाएंगे उनके लिए, जो कि भारत के जो लोग हैं वो विदेश में रहते हैं उनके लिए। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट जो अधिनियम आया वो 1873। इंडिया कंपनी को किसी भी समय बंद किया जा सकता है, ये बात कही गई 1873 जो अधिनियम था 1873 ईस्वी का। तो इसके अंतर्गत ये बात कही गई कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किसी भी समय इसको बंद किया जा सकता है। तो 1873 में ये अधिनियम बना और जाकर के 1 जनवरी 1884 को ये बात हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से अब बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 1884 ईस्वी में बंद हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर। ठीक है, फिर इसके बाद आया 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। इसको शाही उपाधि अधिनियम क्यों कहा जाता है इसको देखते हैं। तो देखिए, औपचारिक रूप से भारत सरकार का जो ब्रिटिश सरकार का अंतरण मान्य किया गया। ठीक है, कि जो भारत सरकार का मतलब कह सकते हैं कि भारत सरकार का जो शासन था वो ब्रिटिश सरकार अब वहाँ पर उसका शासन संभालेगी। ठीक है, भारत सरकार को पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के अधीन इसको कह सकते हैं कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा हुई। इस घोषणा के अंतर्गत ये कहा गया कि जो महारानी विक्टोरिया हैं वो भारत की सम्राज्ञी होगी। तो उनको घोषित किया गया इस दिन, ये महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये बातें हुई थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट। ठीक है, इससे आगे के एक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियोस आपको तक सबसे पहले पहुंच सके इसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए।